Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis for SEM 3 Electrical as well as Network Theorems or Network Theory Unit for subject of the EC branch SEM 3. So let us start with our new topic or a new unit. As previously we already started our इम्पोर्टेंट चीज़ें तो now in this two port network there are so many parameters are there. जैसे टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें कि काफ़ी पैरामीटर्स है जो कि नेटवर्क के लिए है, जो कि वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, टी पैरामीटर एंड इनवर्स टी पैरामीटर. तो इन सब का रोल क्या है या फिर नाम क्या है, तो उसके रिगार्डिंग हम हर एक पैरामीटर को हम स्टडी तो यहाँ पे करने वाले हैं ही. लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता दूँ कि कौन कौन से पैरामीटर. तो एक है जेड पैरामीटर, जिसका दूसरा नाम है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर एज वेल एज वाई पैरामीटर, तो वो है एडमिटेंस पैरामीटर. देन आफ्टर टी पैरामीटर, जिसका नाम है ट्रांसमिशन पैरामीटर, उसे हम दूसरे नाम में ABCD पैरामीटर भी कहते हैं. नेक्स्ट है एच पैरामीटर, जिसे हम हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं. एच रिप्रेजेंट्स दी हाइब्रिड एज वेल एज नेक्स्ट है जी पैरामीटर एंड इनवर्स टी पैरामीटर. तो ये सारे जो भी पैरामीटर्स की अभी हमने बात करी कि भाई इतने सारे पैरामीटर्स है, तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो उसमें सबसे पहला जो आपका सेशन बनेगा जो कि है जेड पैरामीटर के बारे में. और इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सीक्वेंस भी बताना चाहूँगा कि आपको इस सीक्वेंस फॉलो करना है, उस हिसाब से आप चलोगे तो आपको ये चैप्टर की प्रिपरेशन में काफ़ी ईजी हो जाएगा. जैसे कि सबसे पहले हम लोग जेड पैरामीटर या फिर इम्पीडेंस पैरामीटर को स्टडी करेंगे. देन आफ्टर इसका जो भी डेरिवेशंस और ये इक्वेशन है उसको देखने के बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे. देन आफ्टर वी विल डिस्कस वाई पैरामीटर, देन आफ्टर टी पैरामीटर एंड एच पैरामीटर, इनवर्स टी एंड जी पैरामीटर को भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो अभी प्राइमरीली हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई जेड पैरामीटर को हमें स्टडी करना है. तो लेट अस स्टार्ट विथ द जेड पैरामीटर इनिशियल स्टडी दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड हियर. जैसे कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि जेड पैरामीटर मतलब कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर. तो यहाँ पे टू पोर्ट, एक यहाँ पे है, एक ये पोर्ट है. अब इसमें इनपुट जहाँ से हम इन करते हैं या फिर सोर्स कनेक्ट करते हैं, या आउटपुट जहाँ से हम रिस्पॉन्स एनालाइज करते हैं. क्लियर. तो इन अ टू पोर्ट नेटवर्क फॉर द गिवन नेटवर्क द इनपुट एंड आउटपुट देर आर टू वोल्टेजेस जैसे V1 V2. तो इसके ऊपर से जो कि हम ओहम्स लॉ जो जानते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड या फिर I इंटू आर, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ बात करते हैं कि V इज इक्वल टू जेड इंटू आई इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमें पता है कि वो डज इट रिप्रेजेंट्स दैट Z इज द इम्पीडेंस मैट्रिक्स एज वेल एज I रिप्रेजेंट्स द करंट एंड V रिप्रेजेंट्स द वोल्टेजेस. तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि भाई Z पैरामीटर का इक्वेशन जो बनता है वो, या फिर इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसा बनेगा, V1 V2 दैट इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 I1 एंड I2, जो कि इक्वेशन 1 है.
उसी हिसाब से अगर मैं इसे ब्रैकेट के फॉर्म में ओपन करता हूँ तो क्या बनता है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एज वेल एज V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। क्लियर। तो इसके ऊपर से आपको ओपन सर्किट के पैरामीटर्स मिल जाते हैं, जहाँ की इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों इक्वेशन को आप बात कर रहे हो कि ये दोनों जो आपकी इक्वेशन 3 एंड 4 है, उसके लिए अगर हम ओपन सर्किट पैरामीटर का मतलब है कि हम ओपन सर्किट कर देते तो आपका I2 मतलब कि आपका आउटपुट पोर्ट को हम ओपन करते हैं तो एट दैट टाइम आपको कौन सा पैरामीटर मिलेंगे, जो कि ये दो ओपन सर्किट हो गया तो आपको मिलेंगे V11 I1 और उसकी वजह से मिलेगा Z11। क्लियर। एज वेल एज Z21, बिकॉज इस इक्वेशन में आप I2 तो ज़ीरो रख दोगे क्योंकि सेकेंडरी पोर्ट जो कि आउटपुट पोर्ट है यहाँ पे वो आपका ओपन सर्किट हो जाता है, तो उसकी वजह से Z11 दैट शुड बी V1 अपॉन I1, Z21 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। एज वेल एज इसी कंडीशन में अगर हम I1 को ज़ीरो करते हैं तो रिमेनिंग पैरामीटर्स ऐसे कि Z12 एंड Z22 दोनों मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चला कि कोई भी दो इक्वेशन जो कि आपके इनपुट और आउटपुट के कोई भी नेटवर्क के लिए अगर मुझे Z पैरामीटर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, V1 I1 एंड I2 हमारे पास होने चाहिए और V2। तो इन चारों के ऊपर से हम अल्टीमेटली जो भी कंडीशंस है उसे हम अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर से ये हम फाइंड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Z11 इज इक्वल टू V1 I1 एंड Z22 इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू V1 I2। तो इसके ऊपर से यहाँ पे पहले तो हम I2 इज इक्वल टू 0 के हिसाब से दो इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, जो कि है Z11 एंड Z21, जहाँ I2 0 रहेगा और बाकी की दो कंडीशन बनेगी Z22 Z12, जहाँ पे I1 0 रहेगा। तो ये इनपुट आउटपुट पोर्ट है जिसे हम ड्राइविंग पोर्ट कहते हैं यहाँ पे, तो उसे उसके इम्पीडेंसी से जो कि Z11 एंड Z22 है और रिवर्स एंड फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस जो भी है Z21 एंड Z12। क्लियर। तो ये चीज़ हुई आपके Z पैरामीटर के बेसिक इक्वेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं Z पैरामीटर की जो भी हमने डेरिवेशन की उसे मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें और उसे अगर मैं वहाँ पे रख के उसकी कैलकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँ तो कैसी होगी। तो यहाँ पे मैंने वो सर्किट ड्रॉ की है, जो कि ये इक्वेशन भी हमने ऑलरेडी दिखे थे और इसी के हिसाब से यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट भी मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताई है, जो कि बेसिक Z पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो इसके हिसाब से जब हम यहाँ पे ये जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट भी मैंने यहाँ पे बता दी है, तो आपको क्या होगा कि भाई Z पैरामीटर का एक यहाँ मैंने बेसिक न्यूमेरिकल भी दिया है कि आपको पता चले कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर डायरेक्टली आपको सोल्व करना हो तो कैसे कर सके। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, ये 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सके, ऐसा बहुत सिंपल पर प्योरली टेक्निकल एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल है कि जब आपको बेसिक एक्चुअली कोई पूछना चाहता है कि इसमें क्या होता है या फिर उससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो कैसे जानोगे इसके ऊपर से। तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया कि फाइंड दिस Z पे, ये न्यूमेरिकल डेटा है कि फाइंड दिस Z पैरामीटर फॉर द गिवन नेटवर्क, जहाँ पे V1 दिया है, I1 यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि है 5 किलो ओहम्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 12 किलो ओहम्स, ये है 3 किलो ओहम्स। तो उसके ऊपर से हम KVL जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे V1 का इक्वेशन क्या बनता है, यहाँ से अगर आपको करना जाए तो यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा 5K इंटू I1 प्लस 12 इंटू I1 प्लस I2 इंटू K प्लस यहाँ पे लूप 1 के लिए बात चल रही है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 प्लस 12 मतलब कि 17 I1 इंटू 10⁻³ प्लस 12 I2 इंटू 10⁻³ क्लियर। एज वेल एज V2 के लिए बात करते हैं यहाँ से लूप 2 के लिए, तो क्या होगा 3 इंटू 10⁻³ I2 प्लस 12 I1 प्लस I2। तो उसके ऊपर से क्या बनेगा 12 I1 इंटू 10⁻³ प्लस 15 I2 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो ये इक्वेशन बना। अब इन दोनों इक्वेशन को जो हमारा ये इक्वेशन है उसके साथ आप इजीली कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई
Z11, Z12, Z21 एंड Z22। क्लियर। तो ये आपका बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन प्योरली टेक्निकल या फिर यहाँ पे जो फंडामेंटल एग्जांपल है कि आपको जब बेसिक ऐसे डेटा दी है तो आप पूरा सॉल्यूशन करने जाओ और उसकी कैलकुलेशन को फॉलो करो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब आपको क्या पूछा गया और आपको क्या डेटा दिया है उसको आप ऑब्जर्व करो तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको पता है कि सब जगह लॉजिक होता है। अगर आपको इसका लॉजिक पता है क्वेश्चन का, सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स का, तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने ये न्यूमेरिकल इसीलिए यहाँ पे आपको दिया है, और इसके साथ हम एक और भी न्यूमेरिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं। सो राइट डाउन द डेटा that find the z parameter for the circuit shown in the figure where V1 जो कि पोर्ट AB के बीच में है और V2 है GH के बीच में, और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस आपको दिखाए है 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, 5 ओहम। और उसके लिए जब हमारी पहली कंडीशन थी कि वो क्या थी कि भाई I2 जो कि Z11 एंड Z21 को फाइंड करते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं I2 टर्म को ओपन कर देते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट पैरामीटर है। क्लियर, सॉरी। हाँ, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई आपकी जो टर्म है यहाँ पे I2 तो हमने ज़ीरो कर दिया एज पर दी ओपन सर्किट एनालिसिस। ओके, सो अब हम इस टर्मिनल को ऑब्जर्व करते हैं। उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना बनेगा, जो कि है 3 + 5, जो कि ये दोनों आपको मैंने ऑलरेडी बताया। उसके पैरेलल में ये 2 इन सीरीज विथ दिस। आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1 + 2 और ये 5, ये दोनों 5 + 3 मतलब 8, 2 और 8 एक दूसरे के पैरेलल में, उसके साथ 1 सीरीज में। तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा 2.6 ओहम। जैसे कि आपको अगर फिर भी नहीं पता चला है तो यहाँ पे 1 तो आपको है ही हमारे पास जो कि सीरीज में है। यहाँ से आप सर्किट को ऑब्जर्व, क्योंकि ये तो ओपन है तो ये पार्ट तो निकल ही जाएगा, यहाँ से पूरा पार्ट ये रिमूव हो जाएगा। तो बचता है कितना पार्ट, यहाँ से यहाँ और ये पार्ट। अब ये पार्ट एक दूसरे के पैरेलल में हुआ तो ये है 3 + 5 मतलब कि 8 इन पैरेलल विथ 2 इन सीरीज विथ दिस 1। क्लियर, ओके। नाउ हम अज्यूम कर रहे हैं कि I1 करंट जो कि है V1, उसका इक्वेशन क्या है V1 = I1 × R इक्विवेलेंट 1, जो कि है 2.6 I1 × V। क्लियर, जो कि R इक्विवेलेंट की हमारे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो हमने इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट के फॉर्म में डायरेक्टली फाइंड कर लिया। आप काफ़ी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स या फिर रेफरेंस बुक्स को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक केस में ये कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली R इक्विवेलेंट ले लिया है ताकि हमें हर बार वही कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्लियर, तो यहाँ पे Z11 का वैल्यू क्या मिलेगी V1/I1 वेयर I2 = 0। क्लियर, तो उस टाइम पे क्या होता है Z11 = V1/I1, I2 तो हमने 0 ही रखा था। अब आपका V1 क्या है जो कि हमें पता है, और उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका Z11 = 2.6 ओहम, और अब हम बात कर रहे हैं 5 ओहम रेजिस्टेंस के एक्रॉस में करंट की। तो Ix जो कि करंट डिवाइडर को अप्लाई करते हैं, तो I1 × पैरेलल वाला रेजिस्टेंस जो कि ये बनता है आपका, क्योंकि इसके साथ हम बात करें तो ये पैरेलल वाला और उसके साथ सबका इक्विवेलेंट, तो 2 + 3 + 5। क्लियर, जो कि ये Ix की बात चल रही है। तो Ix = I1 × 2 + 3 + 5, जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 2 की न्यूमरेटर में रहेगा। सो I1 / 5, और उसके ऊपर से आपकी V2 का इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा क्या I1/5 × 5। वाई, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व यहाँ पे करना है, क्योंकि V2 क्या है यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं है। तो V2 = EF के बीच में जितना है वोल्टेज वही रहेगा, तो वो कितना है 5 × Ix जितना। तो Ix कितना मिलेगा, जो कि है यहाँ पे I1 के ऊपर से यहाँ पे जो आपका करंट डिवाइडर में मिलेगा वो मिलेगा, और उसके लिए हमने यहाँ पे ये Ix फाइंड किया है। क्लियर, ओके। एज वेल एज उसके लिए Z21 आपको मिल गया, जो कि Z11 भी था, Z21 भी हमें मिल गया। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है कि आपकी कंडीशन 2, तो उसमें क्या होगा, अब ये ब्रांच ओपन रहेगी और यहाँ से पूरी सिस्टम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है,
कीप इन माइंड दैट। क्लियर। तो उसके ऊपर से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 3 + 2 5 इन पैरेलल विथ these 5। क्लियर। ओके, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिला, 5 इन पैरेलल विथ दिस 3 + 2, मतलब कि 5 इन पैरेलल विथ 5, तो वो बनता है आपका 2.5। क्लियर। ओके, अब बात चल रही है I2 को फाइंड करने के लिए I1 को 0 करने की। एट द टाइम यहाँ पे हमने जो किया वही चीज़ यहाँ पे हम रिवर्स केस में करेंगे, जो कि V2 है आपका, वो बनता है I2 R2, जो कि आपके पास Z22 का इक्वेशन क्या है, V2/I2 वहाँ पे, वेयर I1 = 0, तो वो बनता है 2.5 ओहम्स। क्लियर। ओके, अब बाकी रिमेनिंग एक एलिमेंट जो कि है I12, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि IY, जो कि हमने IX को फाइंड किया वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, IY को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे कि भाई आपके पास I2 होना चाहिए, जो कि करंट डिवाइडर के रूल के हिसाब से मिलेगा। जब आपको I2 मिल जाता है तो उसके ऊपर से आपका IY है वो मिल जाएगा, और वहीं से आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, I1 = I2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि I2 के पैरेलल वाली ब्रांच है ये 5 वाली, तो 5 डिवाइड बाई 5 + 3 + 2, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तो दोनों केसेस में सेम है। तो यहाँ पे IY = I2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू I2/2 एम्पियर्स। और यहाँ पे VAB और VCD, जो कि एक दूसरे के केस में क्या है कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा ओपन ही हो रहा है, तो VAB = VCD भी बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर से V1 आपको मिलेगा, V1 = V across the 2 ohm, that should be IY into 2, I2/2 multiply by 2, that should be I2 volts। सो Z12 की वैल्यू क्या मिली, 1 ओहम, जो कि आपको प्रीवियस केस में थी। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि Z12 = Z21। तो ये कंडीशन आपको याद रखने क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है वो है रेसिप्रोसिटी की कंडीशन, क्योंकि जो अभी हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टडी किया था तब भी हमने यही चीज़ बताई थी। क्लियर। ओके, सो होप सो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ ही हम जेड पैरामीटर का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी है जो आपको अगर कैलकुलेशन में थोड़े स्ट्रॉन्ग होना है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि 1-2 न्यूमेरिकल भी आप अपने हिसाब से देखते रहें। क्लियर। ओके, सो ये बात हुई हमारे जेड पैरामीटर के बारे में। नाउ इसके बाद हम सारे पैरामीटर को जब डिस्कस कर लेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्रिसिटी कंडीशंस। क्लियर। सो टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन कॉन्टेक्ट मी, और अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो भी आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।